दोस्तों, चलते चलते हम अक्सर आपको किसी न किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाते हैं जिससे आपका ज्ञान बढ़े। हम लुधियाना शहर में रहते हैं। लुधियाना शहर के बारे में हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए। लुधियाना शहर में 1947 से पहले क्या होता था, जब जहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेज चले गए, 75 साल हो गए, और अब क्या हो रहा है ये भी हमने सोचना है। हमने बदलना है हिंदुस्तान को, तभी बदलेंगे जब हम इस पर विचार करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। पहले हमें तो लुधियाना शहर के बारे में पता होना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर नरोत्तम धीमान जी बैठे हैं। इनके जो डैडी थे लुधियाना शहर के लॉयर थे, एडवोकेट थे, जहाँ प्रैक्टिस करते थे, और 1952 में वो जहाँ पर एमएलए के लिए जाने के सिलेक्ट हुए थे, एमएलए बने थे जहाँ पर 1952 में आज़ादी के बाद पहली बार जब इलेक्शन हुए तो इतना वो पॉपुलर थे, इतना उनका नाम था कि वो जहाँ पर एमएलए चुने गए और उन्होंने अपनी सेवा दी एज ए एमएलए। तो मैं नरोत्तम धीमान जी से पूछूंगा, आपके डैडी एडवोकेट थे, तो आपके पास कौन कौन से लोग आते थे उस समय, कौन कौन से केस लेके आते थे, कौन कौन सी मजबूरियां थी जब वो बच्चे होते थे, तो क्या देखते थे? थोड़ा सा ये भी हमें आज ज़्यादा जो ज़्यादा हैं आपकी ताज़ा कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले, तो आने वाली जो हमारी नई जनरेशन उसके बारे में पता चले। आप जो ज़्यादा हैं हमारी, आपके पास हमें बताएं थोड़ी सी। मेरे फादर ने जो बीए किया था वो बॉस्टन जेल लाहौर के अंदर से पढ़ाई करके किया था, अंग्रेज अलाउ करते थे, और बाद में उन्होंने एलएलबी की वहीं से लॉ कॉलेज लाहौर से। और उसके बाद उन्होंने जब इसमें हिस्सा लिया तो अंग्रेज़ों ने उनका जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया प्रैक्टिस करने का। तो वो मेरे को बताते हैं कि मैं बहुत उदास बैठा था कि मैं कैसे काम करूंगा, पैसे कैसे कमाऊंगा। बड़े हो गए थे, पढ़ लिख गए थे, एलएलबी हो गई थी, पर अंग्रेज़ों ने लाइसेंस उनका ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट फ्रीडम स्ट्रगल में कैंसिल कर दिया। कहते भी तो आपके ग्रैंडफादर मेरे पास आए, उसने कहा भी जगदीश तू क्यों उदास हूँ, मैं बैठा ना, तो जब तक तेनू नहीं है मैं तेरी सपोर्ट करूँगा। तो कहते मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे आपके ग्रैंडफादर ने मेरे को कहा कि कोई बात नहीं। और वो कहते हैं कि मेरे को फ्रीडम स्ट्रगल में भी वही इनक्रेज करते थे। उसके बाद जो थी, जहाँ तक मेरी यादाश्त है, कि हम जहाँ पे कटहरा नोरिया में रहते थे, उसके बाद रामनगर में रहने लगे। तो ये सारे हमारे कटहरा नोरिया में अपनी फैमिली की थी, घर रामनगर में किराए पे था। तो वहाँ पास में ओल्ड कोर्ट्स होते थे, जो अब खाली पड़े हैं, तोड़ दिए गए हैं थोड़े थोड़ा। तो ये फुआरा चौक के पास जो है, तो ओल्ड लकड़ का ब्रिज होता था, उसके पास ओल्ड कोर्ट पुराने अंग्रेज़ों के बनाए हुए होते थे। वहाँ पे उनका कैबिन होता था, इमीडिएट एप्रन सेपरेट कैबिन। तो उसमें मतलब कि एक्चुअली बात ये थी कि वो सुबह सुबह उनके पास लोग आ जाते थे इतने, जिन्होंने अपने कुछ, क्योंकि वो एक पॉलिटिक्स में भी थे और सोशल मदद करते थे सबको एज ए ऑनेस्ट पर्सन। तो वो हर किसी को अपनी समस्या को, प्रॉब्लम को लेके आ जाना, तो उन्होंने उनके लिए हेल्प करवानी उनको लिए हेल्प। तो उसके लिए उनको अपनी प्रैक्टिस के लिए कम काम मिलता था, और वो जो थे केसेस लेते थे, जो इम्पोर्टेंट केसेस हो, डिफ़िकल्ट केसेस हो, और उन केसेस के लिए वो जो कोर्ट्स में देते थे, उनकी इतना मतलब कि ऑनेस्टी मानी जाती थी कि कई बार वो कोर्ट में नहीं जा पाते थे तो फ़ोन पे ही आर्गू कर देते थे, और जज उनको मान लेते थे कि आर्गूमेंट ऑन फोन, विच वाज आई डोंट नो अलाउड और नॉट, बट वो कहते हैं कि मेरे को मान लेते थे। प्लस वो बाहर काफ़ी जाते थे, जैसे एक पटियाला में एक भूत बंगला था, वहाँ पे कोर्ट थे जो इनकम टैक्स के केसेस होते थे हाई लेवल के, या चंडीगढ़ में होता था हाई कोर्ट में, या दिल्ली में होते थे इनके। तो उनके सेटलमेंट केसेस या डिफ़िकल्ट केसेस में तो वो उनको करते थे। बेसिकली ही वाज ए टैक्सेशन एडवोकेट। तो उनके पास ये पार्टीज़ होती थी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, पर वो जो दूसरी लीगल एड जो दूसरी तरह की थी, वो सारे लोगों की हेल्प करते थे जिनको सिविल या क्रिमिनल चाहिए होता थी, तो उनमें भी वो उनको बिना पैसे के हेल्प करते थे। और उनकी बेसिकली अर्निंग थी टैक्सेशनल एडवोकेट फॉर इनकम टैक्स। तो पर ये है कि एज इनकम टैक्स पर्सन एंड एज ए बिजी पर्सन, उनकी मतलब कि किताबें, जैसे मेरे यहाँ पे काफ़ी किताबें हैं, तो उनकी बहुत सारी इनकम टैक्स रूल्स रेगुलेशन की किताबें भरी हुई थी। तो मैंने उनको कहा, पापा ये इतनी सारी किताबें आप कैसे पढ़ोगे, कब पढ़ोगे? अब ये सारी किताबें पढ़ने वाकई मुश्किल होता है। तो उन्होंने मेरे को कहा, बेटे इनसे हम रेफरेंस लेते हैं, आजकल तो सारा कुछ नेट पे आ गया। तो उनको कभी रेफरेंस लेना होता था कि ये मतलब कि कोर्ट ने ये ऑर्डर उस केस के लिए ये दिया, तब वो उसमें से निकालते थे। पर उनकी बेसिकली ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द टैक्सेशन प्रैक्टिस। वो कहते थे भी इसमें मतलब कि
जो टैक्सेशन है इसको ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जिसमें कि हमारा पैसा जो है वो लोगों को इन्वॉल्वमेंट कम हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, एडवोकेट्स की। वो कहते थे कि इसमें कुछ रेट्स कम करके इनकम टैक्स के कुछ ऑटोमेटिक टैक्सेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप टैक्सेशन रेट हाई हैं इस टाइम, हाईएस्ट 33.33% है, तो अगर आप ऐसे कर दो कि 10 या 15% कर दो, भी जो भी आदमी बैंक में डालता है 1 लाख डालना है उसने, तो 10,000 उसका टैक्स में चला जाए। उससे आपको मतलब कि, और बाकी सब चीज़ें जो हैं आप इनको थ्रू बैंकिंग चैनल्स कर दो। तो ऐसी उनकी चैनल होता था कि ये सोना वगैरह जो है ये लिमिट कर दो या बैन कर दो रखना। तो उनकी थोड़ी रेवोल्यूशनरी फीलिंग होती थी कि लोग सोना रखते हैं ब्लैक में और करते हैं, इससे वो कहते थे डेड मनी है ये कंट्री की, मतलब कि मैरिजेस पे एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो ये भी डेड मनी है। इस तरह वो देश के बारे में सोचते थे कि देश का पैसा जो बर्बाद हो रहा है और लोग ना तो टैक्स में जा रहा है, या टैक्स में इकट्ठा हुआ पैसा प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, या टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग दे नहीं पा रहे। तो ये सारे सिस्टम से वो हमारे ख्याल में बहुत खुश नहीं थे, पर वो जितनी लोगों की मदद करते थे। पर वो कहते थे कि मैं लोगों को यही गाइड करता हूँ, मैंने भी कोई उन्होंने गाइड किया कि बेटे आप ऑनेस्टली इनकम टैक्स दो, वो आपके लिए सबसे बढ़िया पे होगा। आपकी जो जितनी रोकड़ है वो सारी आपकी क्लियर होगी, डॉक्यूमेंटेड रोकड़ होगी। सो इसलिए ऑनेस्टी से इनकम टैक्स देना अल्टीमेटली उनका ये रूल था, फ़ायदेमंद होता है, और वो यही अपने क्लाइंट्स को कहते थे। देखिए, नरोत्तम धोमार जी ने बताया कि उनके डैडी टैक्सेशन लॉयर थे, तो वो हमेशा कहते थे कि लोगों को टैक्स देना चाहिए, और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं उसमें भी वो रिफॉर्म चाहते थे, इसमें सुधार होना चाहिए। क्योंकि जो टैक्स लोग देंगे तो टैक्स जो है सरकार के पास जाएगा, सरकार से फिर पब्लिक में आएगा। सरकार ने अपने पास नहीं रखना होता, रिटर्न होती है पब्लिक को ही। पब्लिक को होते जो जितने ज़रूरतमंद लोग हैं, फ़ौरन में यही चलता है, टैक्स लोग देते हैं। जब टैक्स का उनका ऐसा सिस्टम है कि लोगों के पास जितना ही पैसा होता है टैक्स के बाद लोगों के पास आ जाता है। लेकिन हमारी सिस्टम नहीं है अभी हिंदुस्तान में, तो अभी तो आधार कार्ड ही नहीं है कितने लोग रहते हैं कितने नहीं हैं। लेकिन नरोत्तम धोमार जी ने बताया कि इनके डैडी जगदीश चंद दीवान जी, कहूँगा, उन्होंने एक मेरे को बात बताई थी एक बार, वो मिसिस गांधी को अक्सर मिल लेते थे। मिसेस गांधी उनको पर्सनल टाइम देती थी घर के अंदर, मैंने भी उनके चाय मेज पे बैठ के पी हुई है 1-2 बार मिसेस गांधी और। तो उन्होंने मिसिस गांधी को, ये मैं नहीं था, उन्होंने मेरे को बताया, कहा कि हिंदुस्तान में प्राइवेट पोजेशन ऑफ गोल्ड को आप बैन कर दीजिए, उससे गोल्ड इतना बाहर निकल आएगा कि हमारा जो है कंट्री सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि दीवान साहब आप हमें इलेक्शन में हरवाओगे, सारी लेडीज़ मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी कि उनका सोना मैंने ले लिया। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो देखें, सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान में आजकल जो टैक्स चोरी की या लोगों को पैसा इकट्ठा करने, ये डेड मनी बोलते हैं इसको। जो देश के लोग पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर उसमें हम सिस्टम में लगाएंगे, चलाएंगे, तो वो लोगों के पास पहुंचेगा, हर आदमी को कारोबार मिलेगा, हर आदमी को रोटी खाने को मिलेगी। लेकिन गोल्ड लेते हैं लोग, प्रॉपर्टी लेते हैं, वो सारा डेड मनी में गिना जाता है। जहाँ धन इकट्ठा करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे डेड मनी है जहाँ पर लोग पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री में, जो डेवलप कंट्री है, वहाँ लोग पैसा इकट्ठा नहीं करते, वो सिस्टम में आ जाता है। धन्यवाद नरोत्तम धोमार जी, आपने हमें बताया कि पहले कैसे जो लोग होते थे काम करते थे। धन्यवाद।